नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हल्दी के गलन रोग की। हल्दी जो हम खेतों में लगाते हैं, इस गलन रोग के कारण हमारे जो किसान हैं, जो हल्दी की खेती के कारण 40-50 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च करके 1.5 से 2 लाख रुपए अपनी फसल से कमा सकते हैं। लेकिन जब हल्दी में ये गलन रोग हो जाता है, इस रोग के कारण हल्दी के पौधे पौधे गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं, जड़ी पीली पड़ के सड़ जाती हैं। उसके कारण किसानों को न केवल हानि उठानी पड़ती है, अपनी फसल का 40 से 60% हिस्सा नष्ट करना पड़ता है, बल्कि कई तरह की अन्य समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। तो आज हम हल्दी के इस गलन रोग के विषय में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इस रोग से बचने के लिए हमारे किसान कई तरह के इंसेक्टिसाइड, कई तरह की कीड़े मारने की दवाएं, फंजीसाइड बहुत कुछ कम करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन ये रोग उनको उनके नियंत्रण में नहीं आता। एक बार यदि ये रोग लग जाए तो उनकी 50-60% फसल को नष्ट करके रखता है। यद्यपि रोग की तीव्रता या कम तीव्रता वहाँ के वातावरण पर, परिस्थितियों पर और कई अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 50% तो इस रोग के कारण की फसल नष्ट हो जाएगी। तो जो किसान अपने खेत से थोड़ा सा श्रम करके, थोड़ा सा परिश्रम करके 40-50 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च करके 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकता था, उसको अपने हाथ से कमा के बाहर आना पड़ता है। आप जैसे कि जानते हैं कि इन रोगों के पीछे हमारा ही हाथ है, कि हमने पिछले 30-40 सालों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर, हमने आधुनिक प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर अपने खेतों में इतना केमिकल फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया है कि अब हमारी जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ही कमियां हो गई हैं, मिट्टी ही बीमार हो गई है। और जब तक हम उस मिट्टी का इलाज नहीं कर लेते, सोइल ट्रीटमेंट नहीं कर लेते, तब तक हमें इन जो बीमारियां हैं, इनसे निजात नहीं मिल सकती, इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारे जो संविचारक मित्र हैं, जो केमिकल खेती से बाहर आना चाहते हैं, आधुनिक खेती से को छोड़कर उस प्राचीन प्राकृतिक खेती रही है उसको अपनाना चाहते हैं, समाज और देश की का कल्याण करना चाहते हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यदि आप के सामने ऐसी समस्या हो जाती है, आप हल्दी उत्पादक किसान हैं, आप हल्दी उपजाना चाहते हैं और पहले कई बार हल्दी की खेती करके अपने हाथों को जला चुके हैं, हानि उठा चुके हैं, तो एक बार और हमारे जो जो हमने एक प्रक्रिया अपनाई है, उसके माध्यम से आप इस खेती को करके देखिए। निश्चित रूप से आपको प्रथम बार ही 50 से 60%, 70% तक उससे रिलीफ मिलेगा। और किसी तरह की जो रासायनिक दवाएं हैं, जो फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड हैं, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर हम अपनी खेती में प्रयोग करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक ये सहज प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसको अपनाकर आप अपनी जो हल्दी की फसल है सहजता से ले सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है? पहले तो यही है कि हम इस रोग के विषय में जान लें। जो हल्दी का गलन रोग है, इसको व्हाइट फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं, येलो फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये मिट्टी से लगने वाला फंगस है। इसमें 3-4 तरीके के फंगस जो वो कवक रहते हैं, जो जड़ों के माध्यम से पौधों में प्रवेश करके अपना आक्रमण दिखाते हैं, अपना प्रकोप दिखाते हैं। इस फंगस के पौधे के अंदर प्रवेश करने से सबसे पहले तो जो जड़ें जो होती हैं पौधे की, वो फूलने लगती हैं, उनका रंग बदलने लगता है, वो पीली हो जाती हैं। फूलने के बाद उनमें गलन की सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ऐसे में जब आप उस जड़ को स्पर्श करते हैं तो आपको गलगला गलगला सा लगता है। उसके बाद आपका जो पेड़ है, आपका जो पौधा है, वो सूख जाता है, सड़ जाता है। यही जो फंगस जड़ों के ऊपर पहुंचता है, तने में पहुंचता है, तो तने में भी पहले तो उसके रंग को बदलना शुरू कर देता है। हरा रंग, गहरा हरा रंग पीलेपन में उतर आता है, उसमें कभी कभी दाने धब्बे से पड़ जाते हैं। फिर उसमें गलने की प्रक्रिया शुरू होती है। गलने के बाद उसका स्पर्श करेंगे तो आंवला सा शराब निकलेगा, उसमें बदबू भी आती है। तो और उसके बाद आपका जो पौधा है पूरी तरह से सड़ जाता है।
इससे बचने के लिए बहुत सारे उपक्रम बताए जाते हैं। हमारे किसान मित्र हैं, कई तरह की दवाओं को, कई तरह के कीटनाशकों, फंजीसाइड को भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें इस रोग से मुक्ति नहीं मिलती। तो आपको इस रोग से बचना है, तो मेरा आपको एक सहज परामर्श है कि आप खेती करने से पहले अपनी मिट्टी में हल्दी लगाने से पहले, हल्दी का रोपण करने से पहले उस मिट्टी का ट्रीटमेंट कर लें, सोइल ट्रीटमेंट कर लें। इसे मैं सोइल ट्रीटमेंट कहता हूँ कि यदि मिट्टी का इलाज कर लेंगे तो आपके सामने इस समस्या का स्वरूप खड़ा नहीं होगा। तो उसके लिए करना क्या है, तो बहुत सहज है। हमने कुछ दवा जड़ी बूटियों का चुनाव किया है, इनका परीक्षण भी किया है। मिट्टी के ट्रीटमेंट में ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप पंचनीम आयुर्वेदिक, यदि लोग जानते हैं, आप यदि आयुर्वेदिक में रुचि रखते हैं, तो कोई वैद्य सहजता से बता सकता है कि पंचनीम में 5 नीम कौन कौन से लेने हैं। तो आप पंचनीम ले लीजिए, इसके साथ में आप गिलोय ले लीजिए, साथ में आप जो सामान्य नीम है उसकी निम्बोली ले लीजिए, साथ में आप मोरिंगा की लीव्स ले लीजिए, और इसके अलावा सरपंखा जो होता है, सरपंखा को हमारे बहुत सारे किसान मित्र जानते हैं, तो आप उसकी लीव भी ले लीजिए। आप समान मात्रा में इनकी 100 सवा 100 ग्राम के आसपास लीव ले सकते हैं। और इसके साथ में जो निमोली होती है, जो हमारे नीम के पेड़ पर लगती है, उस निमोली के महत्व को भी हम बहुत समझते हैं। तो 100 सवा 100 ग्राम के आसपास निमोली ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, और इसके साथ में आपको लेना है दालचीनी। यदि आपके आसपास दालचीनी का पेड़ है तो पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा दालचीनी जो मसाले के रूप में अपने घर में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, आप उसका भी 50 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। और इनके अलावा एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो फंगस इन्फेक्शन हमारी मिट्टी में फंगस जो पनपते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग भी पिछले सैकड़ों सालों से हो रहा है, और वो चीज है कॉपर सल्फेट, नीला धोता। तो 50 ग्राम के आसपास नीला धोता ले लीजिए, इन सबको पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, मिश्रित कर लीजिए, और एक प्लास्टिक का बड़ा कंटेनर लेगा, इसमें 100-700 लीटर के आसपास पानी आ जाए, 200 लीटर के आसपास कैपेसिटी हो, एक ऐसा कंटेनर ले लीजिए। उसमें 50 लीटर के आसपास गौमूत्र ले लीजिए। गाय बूढ़ी है, अधिक उम्र की है, बैल है, उसका मूत्र अति उपयोगी है, और ये जितना पुराना होता है उतनी इसकी गंध ज्यादा बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है। तो मेरा ये कहने का है कि गाढ़ा गौमूत्र ले लें। तो गाढ़ा मूत्र आपको उसको रख के भी ले सकते हैं, यद्यपि इसको उच्च तापमान पर ना उबालें। उच्च तापमान पर उबालने से बहुत सारे बायोएक्टिव रसायन हैं, जो बायोहेंसेंस हैं, उनकी तीव्रता घट जाती है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आप तीव्र रूप से बचा के गाढ़ा जो गाय का मूत्र है, बूढ़ी गाय का मूत्र है, बैल का मूत्र है, नंदी का है, उसका उपयोग करें। एक तो ये करिए, दूसरा आपने 2-2.5 किलो के आसपास खट्टी छाछ लेनी है, जो हफ्ता 10 दिन तक आपके पास रखी है, तो बहुत खट्टी हो गई है, और इसकी जो दुर्गंध है, इसकी जो गंध है दूर दूर तक फैलने लगी है, क्योंकि छाछ आप रख देते हैं तो तीसरे चौथे दिन पूरे कमरे को अपनी गंध से भर देती है। जैसे ही उसके आसपास पहुंचते हो, आपके मन में खट्टापन उतरने लगता है, तो इसकी निशानी है कि आपकी छाछ खट्टी हो गई। तो ये थोड़ा सा मिला दीजिए 2-250 किलो के आसपास, और इसके साथ में 250 ग्राम के आसपास आपको छाछ मिला देना है, उसमें थोड़ी गुड़ मिला देना है, और इस कंटेनर को आपने बंद करके रख देना है। दिन में 2-3 बार इसका ढक्कन खोल रखते हैं, ताकि उसमें जो गैस बनेगी निकल जाए, और इसको फर्मेंटेड होना है। तो इस जो मिश्रण आप तैयार करते हैं, इसको 10वें दिन के बाद इसको प्रयोग कर सकते हैं। इससे 5 से 7 लीटर पानी निकाल लीजिए, सॉलिड निकाल लीजिए, छान के प्रयोग करेंगे तो अच्छा है। और सॉल्यूशन को 100 सवा 100 लीटर जो पानी है उसमें मिश्रित करके आप सिंचाई के माध्यम से अपने खेतों में शुरू कर दीजिए। तो आपको ये उपचार फसल लगाने से पहले, जो हल्दी की गांठें मिट्टी में बोने से पहले यदि इसका उपयोग करेंगे, तो 2-3 बार प्रयोग करने से 25 से 30% फंगस लगने की संभावना मिट जाती है। उसके बाद आप रोपाई करिए, हल्दी की गांठें लगाइए, हल्दी की गांठें पनपेंगी, निकलेंगी। उसके बाद आप जब भी सिंचाई करोगे तो सिंचाई में इसका 2 से 3% का हिस्सा उसमें देते रहिए। साथ ही 10वें दिन के बाद, 15वें दिन के बाद, जब आपकी हल्दी की जो पेड़ हैं, पौधे हैं, 3-4 इंच की हो जाए, 5 इंच की हो जाए, तो पहला स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे में इसकी मात्रा घटानी पड़ती है। तब आप 100 लीटर पानी में
दो से 2.5 लीटर के आसपास ये सोल्यूशन उससे मिश्रित कर लें और हर 15 से 20 दिन में आप अपने पौधों पर उसका स्प्रे करते रहें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती जाएगी, उसकी तंदुरुस्ती, उसका स्वास्थ्य, उसकी ग्रोथ में आप एक अतुलनीय बदलाव देखेंगे। साथ ही जब उस पर और बड़ी फसल होगी तो किसी भी तरह के कीट पतंगों का हमला, रोगों का हमला वो सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि जब हम इन सारी चीज़ों से एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो इन जो जड़ी बूटियों में, इन खरपतवारों में, इन वनस्पतियों में जो एल्कोहॉल्स होते हैं, जो औषधि गुणों से संपन्न जो केमिकल यौगिक हैं, वो तरल में आ जाते हैं और वो जब मिट्टी में आप उनका प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में असर दिखाते हैं। तो मिट्टी में रोग कारक जो जीवाणु हैं, जो फंगस हैं, उन पर उनको निष्क्रिय अवस्था में ला देते हैं, क्योंकि इन जीवाणु को विकसित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमने पिछले 40-50 सालों में इतने केमिकल फर्टिलाइजर, इतनी दवाएं, इतने कीटनाशक, इतने जो इंसेक्टिसाइड प्रयोग कर लिए। डीडीटी का प्रयोग तो हम आज भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 60-70 साल पहले डीडीटी पर बैन लग चुका है। बीएससी का भी खूब प्रयोग किया है। आज तो मच्छर मारने के लिए कई मॉस्किटो जो स्प्रे हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। एक हमारे जो अनाज में, फसलों में, साग सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए हम बहुत समय से क्लोरोफायरस नाम से यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके कारण भी हमने बहुत सारे जो कीटाणुओं को नष्ट कर दिया है और इसके कारण हमारी मिट्टी में अब जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या नाम मात्र को रह गई है। और जब जो हमारे मित्र जीवाणु की संख्या घटती है तो तुलनात्मक रूप से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए अब ऐसे हानिकारक फंगस हैं वो हम पे हावी हो रहे हैं। हमने इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अपनी जमीन में मिला दिए या फिर हमने इतना केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग कर लिया कि अब उनके कारण हमारी मिट्टी की जो प्रकृति बदल गई है, मिट्टी में जीवाणु की संख्या ही घट गई है और इसी के कारण अभी मिट्टी में राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा जैसे जो मित्र माइक्रोब्स होते थे उनकी जो संख्या नाम मात्र को हो गई है। तो आप इसका प्रयोग करते रहिए। आप यदि इस सॉल्यूशन का प्रयोग आप जो गौरस घनसत्व है हमारा उसके साथ में करेंगे तो उसका एक और बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट ये मिलेगा कि उसके प्रयोग से आपके जीवाणु को स्वयं संवर्धित करने में मदद मिलेगी। तो मिट्टी के जीवाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, जो रोग कारक जीवाणु हैं, फंगस हैं, वो नियंत्रित होते जाएंगे। साथ ही आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी आपूर्ति भी होती चली जाएगी। ऐसे में आपकी मिट्टी बहुत स्वस्थ हो जाएगी और निश्चित रूप से जब आप इस सॉल्यूशन का 5-7 बार अपनी फसल में, मिट्टी में उपयोग कर लेंगे तो मिट्टी की जो अरोग्यता है वो पुनः स्थापित हो जाएगी। तो रोग मिट्टी के अंदर वो रोग कारक कीटाणु समाप्त हो जाएंगे तो किसी तरह के इन्फेक्शन की, किसी तरह की बीमारी फैलने की समस्या नहीं रहेगी और भरपूर मात्रा में आपकी फसल निकलेगी। और यदि इसी प्रयोग को आप आगे जारी रखेंगे तो दूसरी फसलों में भी इसका लाभ मिलेगा। दूसरी फसलें भी बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे कीट पतंगों से सुरक्षित रहेंगी। आप इसका स्वयं अनुभव करके देखिए, निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित, अप्रत्याशित इसका परिणाम मिलेगा। मेरे लिए कोई जानकारी, यदि सूचना आपने मुझसे कुछ जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई शंका है, समाधान है, उसका निराकरण चाहिए तो निसंकोच आप मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देके उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।